हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र वर्मा। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला में आज आगे की श्रृंखला जो हमारी है वो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे। आज उसके आगे के वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी से कुछ चीज़ें हमारी उस वीडियो में छुटी हुई थी और इस सेकंड वीडियो में उन चीज़ों को पूरा करेंगे। आइए आप लोग अध्ययन करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो जैसा कि पता है कि अलाउद्दीन खिलजी वंश का शासक था, क्लियर है, ये तो पहले से पता है। खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड रहा वो 1290 से 1320 के बीच में रहा और इसमें अलाउद्दीन खिलजी शासक बनते हैं 1296 से 1316 के बीच में अलाउद्दीन खिलजी शासक बनते हैं। यानी कि पूरा जो टाइम पीरियड रहा अलाउद्दीन खिलजी का, यानी कि खिलजी वंश का, उस पूरे खिलजी वंश के शासन में अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड रहा वो 20 साल का रहा। अकेले इस बंदे ने 20 साल तक शासन किया, बाकी पूरे खिलजी वंश के शासकों ने 30 साल तक शासन किया। यानी कि सल्तनत काल में सबसे कम अवधि का जो शासनकाल रहा वो अलाउद्दीन खिलजी का, यानी कि खिलजी वंश रहा। आगे चलते देखते हैं। हमारे जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट कुछ छूट गए थे वही उनके बारे में हमको आज चर्चा करनी है। आगे के इस वीडियो को जरूर देखें, शुरुआत से लेकर के अंत तक देखें। हर एक वीडियो में आप लोगों के सामने मैं कोई एक नई जानकारी जरूर लेके आता हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होती है। स्टार्ट करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य था वो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी। हम सभी लोग जानते हैं कि अलाउद्दीन अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए ही जाने गए हैं। अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी वो सबसे अहम मानी गई है। क्यों? अलाउद्दीन खिलजी अपने बाजार नियंत्रण प्रणाली में उन्होंने काम बहुत अच्छे किए। जैसे उन्होंने एमएसपी तय करी, यानी कि हर एक जो फसल थी या हर एक, जैसे कि मान लीजिए कोई मंडी में कोई भी चीज, खाद्य फसल या कुछ भी हो, हर एक वस्तु का अलाउद्दीन खिलजी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया था। सल्तनत काल के अलाउद्दीन खिलजी पहले ऐसे शासक थे जिसने अपनी बाजार व्यवस्था में हर वस्तु का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी तय कर दिया था। जैसे कि अगर मान लीजिए कहीं पे बाजार में घोटाला हो रहा है, कोई वही चीज वहां पे 50 रुपए में मिल रही है, दूसरी जगह पे 60 रुपए में मिल रही है, तो इसको एक भ्रष्टाचार माना जाता था। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसी चीज को दूर किया और बाजार व्यवस्था को सुचारू रूप से और ढंग से और अच्छे से चलाने के लिए उसने क्या किया था, गुप्तचर व्यवस्था की भी स्थापना करी थी। बाजार में गुप्तचर व्यवस्था की भी स्थापना करी थी। और गुप्तचर व्यवस्था का मतलब बरीद, उन गुप्तचर जो अधिकारी होते थे उनको बरीद कहा जाता था और पूरी बाजार में उनको फैला दिया जाता था ताकि वो जो बाजार की व्यवस्था है उनके साम्राज्य की उसको देख सकें कि बाजार में कैसे सिस्टम, क्या चीजें चल रही हैं। बात समझ में आई? आगे देखते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू करने वाले जो शासक थे वो अलाउद्दीन खिलजी थे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू करने वाले जो शासक थे वो अलाउद्दीन खिलजी थे कि सबके लिए बाजार खुला है, सबके लिए बाजार ओपन है, ऐसा कोई इसमें छोटा बड़ा नहीं है, हर कोई आकर के और एक ही रेट में यानी कि एक ही मूल्य में चीजों को ले जाए। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने करी। और भैया इसके बारे में एक बहुत अच्छी बात यह है कि भूमि की माप के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मसाहत की शुरुआत करी थी। भूमि की माप के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मसाहत की शुरुआत करी और भूमि की माप के लिए जो एक इकाई होती है बिस्वा इकाई, उसका इसने प्रचलन किया था। जैसे आज की डेट में 20 बिस्वा में 1 बीघा होता है। इसके बाद चीजें बढ़ती रहती हैं, इकाई बढ़ती रहती है। तो सबसे पहले जो भूमि की न्यूनतम इकाई थी माप की, बिस्वा, जो अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्टार्ट करी थी और मसाहत की शुरुआत करी थी भूमि की माप करने के लिए, भूमि की पैमाइश करने के लिए। और आप लोगों को पिछले वीडियो में हम लोग कर की कुछ बात कर रहे थे, कुछ कर इसमें छूटे हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी के जो कर थे वो कर तो थे ही, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर भी लगाए। अपने साम्राज्य में 2 नए कर लगाए। पहला जो कर था, एक वो चरी कर था और दूसरा घरी कर था। सीधी सी भाषा में हम ये समझ लें कि अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल का पहला एक ऐसा शासक था जिसने सबसे ज्यादा कर वसूल किया था। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे ज्यादा कर वसूल किया था, यानी उपज का 1/2
अगर किसी किसान ने दिन में 100 रुपए या 200 रुपए पैदावार करी है तो अलाउद्दीन खिलजी को 50 या 100 रुपए देने होते थे, यानी कि वो उसका आधा लेते थे अलाउद्दीन खिलजी। अगर आपने 100 रुपए की इनकम करी है तो 50 उनके राजकोष में जमा करिए, 50 रुपए में आप अपने परिवार का खर्चा चलाइए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे ज्यादा कर वसूला था। सल्तनत काल में सबसे ज्यादा कर वसूल करने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी था, ये बात आप लोग समझ लीजिए। फिर क्या होता है, हाँ, चरी कर और घरी कर लगाए। इसने सोचो इतना कर लगाने में बंदा, ये महारत इसको हासिल थी, इसने चरी कर लगाया। इस बंदे ने कहा कि हमारे साम्राज्य में जो लोग पशु चराएंगे उन पर भी उनको कर देना पड़ेगा, लेकिन सारे पशुओं पे नहीं, सिर्फ दुधारू पशुओं पे। यानी कि इसका मतलब ये था कि अगर आप जैसे बकरी, भेड़, गाय, भैंस चराते हो तो उससे दूध का उत्पादन करोगे, तो दूध का जब उत्पादन करोगे तो आप बेचोगे, जब आप बेचोगे तो आपकी आय होगी और उसमें हमारा हिस्सा होना चाहिए। इसीलिए इसने चरी कर लगा दिया था। दुधारू पशुओं को चराने पे इसके साम्राज्य में एक चरी नामक कर देना होता था। और घरी कर ये होता था कि झोपड़ियों में रहने वाले व्यक्तियों को घरी कर, यानी कि झोपड़ियों में, झोपड़पट्टी में रहने वाले व्यक्ति को एक कर देना होता था, जिस कर का नाम होता था घरी कर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक खुम्स नामक कर था, खुम्स नामक एक कर था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने करी। हालांकि इसके पहले शासकों ने और बाद में भी शासकों ने खुम्स नामक कर की शुरुआत, मतलब खुम्स नामक कर जारी रखा, लेते रहे। खुम्स होता क्या था, एक चोरी का कर होता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे ज्यादा खुम्स नामक कर लिया, 4/5। बाकी जो शासक थे वो 1/5, बाकी शासक 1/5 लेते थे, बट अलाउद्दीन खिलजी 4/5 वसूले। क्यों? खुम्स को भैया कहा जाता था माल ए गनीमह। खुम्स को एक और नाम दिया गया था माल ए गनीमह। माल ए गनीमह एक चोरी कर था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, खुम्स कहते हैं। इसका मतलब यह था अगर इनके साथ युद्ध में कोई सैनिक कहीं लड़ने गए, वहां अभियान के दौरान उन लोगों ने क्या किया, लूटपाट करी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा अगर भैया आपने 500 रुपए वहां पे लूटे हैं तो 400 हमारे खजाने में जमा कर दीजिए और 100 रुपए अपने पास रख लीजिए। बट पहले और या बाद के शासक क्या करते थे, 500 अगर उनके सैनिकों ने लूटे तो कहते थे 400 आप खर्चा चलाओ, 100 रुपए हमको दे दो, राजकोष में जमा कर दो। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने चोरी पे भी खुम्स नामक कर वसूला और सबसे ज्यादा वसूला। क्लियर? इसके बाद राजस्व वसूली के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य में दीवान मुस्तखराज विभाग की स्थापना कराई थी, राजस्व की वसूली के लिए। और आगे देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में 4 खान बहुत फेमस थे। 4 खान का मतलब अलाउद्दीन खिलजी के 4 सेनापति थे जो इसके साम्राज्य की पूरी बागडोर संभालते थे। पूरा साम्राज्य अलाउद्दीन खिलजी का उन्हीं 4 खान की वजह से अच्छे से चलता था। तो उसमें जो 4 खान थे, एक का नाम था अलमास बेग, एक का नाम था नसरत खां जलेरी, जो हमने आगे चर्चा करी थी एक बार पिछले वीडियो में, नसरत खां जलेरी, और एक का नाम था जफर खान और एक का नाम था अलप खान। अलप खान, जफर खान। जफर खान को युग का रुस्तम जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है, जफर खान को युग का रुस्तम कहा है जियाउद्दीन बर्नी ने। और यहां तक कि ये बताया है कि जो मंगोल आक्रमणकारी होते थे, जो मंगोलियाई लोग होते थे, वो जफर खान से बहुत डरते थे। उनके घोड़े पानी भी नहीं पीते थे अगर वहां पे जफर खान का जिक्र होता था। इसके बारे में ऐसा कहा गया है अलाउद्दीन खिलजी का सबसे वीर और बहादुर सेना नायक यही था। लेकिन जफर खान की मृत्यु भी मंगोलों से आक्रमण करते समय हुई थी, क्योंकि सल्तनत काल का पहला अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक था जिसके समय में सर्वाधिक 6 बार मंगोल आक्रमण हुए थे। क्लियर? मंगोलों के आक्रमण को दबाने के लिए, उनका दमन करने के लिए जफर खान सेनापति की मृत्यु हो गई थी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुजरात अभियान के दौरान नसरत खां जलेरी, जिनको हम लोग नसरत खां कहते हैं, नसरत खां जलेरी ने वहां से एक मलिक काफूर नामक एक हिजड़े को खरीद लिया था। हालांकि इसके अंदर एक सेनापतित्व के बहुत अच्छे से गुण थे, ये किसी भी चीज को बहुत अच्छे से गाइड कर लेता था मलिक काफूर, इसके अंदर ऐसे गुण थे। तो मतलब इसकी प्रतिभा को देख करके नसरत खान ने इसको 1000 दिनार में खरीद लिया था, इसीलिए इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। दक्षिण अभियान में हमेशा ये साथ जाता था, क्योंकि मलिक काफूर के बिना अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण अभियान का कोई भी अभियान सफल नहीं कर सकता था, क्योंकि मलिक काफूर बहुत ही शातिर दिमाग का, बहुत ही सुलझे हुए दिमाग का था।
फिर क्या होता है कि इसको 1000 दिनार में खरीद लिया जाता है मलिक काफूर को, इसीलिए इसको 1000 दिनारी कहा गया है। क्लियर। अच्छा, मलिक काफूर ने तलवार और नमक की एक शपथ ग्रहण करी थी। तलवार और नमक की शपथ ग्रहण करी थी। कब करी थी शपथ? जब अलाउद्दीन खिलजी एक युद्ध में घायल होते हैं और वो बीमार हो जाते हैं, मरने की कगार पे होते हैं, तो उस समय इस्लाम शाह या इस तरह के जो शासक होते हैं उनको क्या कहते हैं इसको, मलिक काफूर उनको मार देता है। फिर अब और सत्ता 35 या 45 दिनों तक, 35 से 45 दिनों तक वो सत्ता खिलजी वंश की अपने पास रखता है। तब जाकर के एक शपथ लेता है, वहीं पे तलवार और नमक की शपथ लेता है मलिक काफूर। बाद में मारा तो जाता ही है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के पूरे परिवार को नष्ट कर देता है, विनाश कर देता है पूरे परिवार का। उसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य में घोड़े दागने की प्रथा स्टार्ट करी थी। हर एक घोड़े पे भी दागने की प्रथा थी। सैनिकों का हुलिया बदलने की भी प्रथा थी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में सैनिक जो थे वो हुलिया बदलते थे और घोड़े दागने की भी प्रथा स्टार्ट कराई थी। और इल्तुतमिश के द्वारा, आप लोगों को पता है पिछले वीडियोज में बताया, इकता प्रणाली क्या होती थी, वही उस इकता प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया। इकता प्रणाली का मतलब था कि सैनिकों को नगद वेतन ना देना पड़े, उसके बदले एक जमीन का भूभाग या टुकड़ा दे दिया जाता था, जिसको इकता कहते थे। बात समझ रहे हैं? इससे राजा का भी उसमें नियंत्रण था और जो उसमें काम कर रहा है उसका भी नियंत्रण था, दोनों लोग खुश रहते थे। बट सैनिकों को नगद वेतन नहीं देना पड़ता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया भैया, अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देना स्टार्ट कर दिया और इकता प्रणाली को यहीं पे खत्म कर दिया। यानी कि इल्तुतमिश ने जो इकता प्रणाली शुरुआत करी थी, उस इकता प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया। इसके बाद जमींदार, बहुत अच्छा शब्द है जमींदार। इनके राज दरबार में अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो थे जो जलालुद्दीन खिलजी के समय में इनके पिताजी मध्य एशिया से आकर के यहाँ पे बसे थे। तो ये वही अमीर खुसरो हैं। इन्होंने जमींदार शब्द का पहली बार प्रयोग किया है। अमीर खुसरो एक ऐसे मतलब कवि हैं, इनको इतिहासकार नहीं कहा जाएगा। अमीर खुसरो एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था और इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया ने भी 7 सुल्तानों का शासन देखा था। तो अमीर खुसरो बहुत इंपॉर्टेंट इनके, हालांकि ये जो जिस संप्रदाय से थे अमीर खुसरो, उस संप्रदाय में पद को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, इसीलिए इन्होंने साम्राज्य में रहते हुए कभी किसी पद की लालसा नहीं करी कि हमको पद मिले। तो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत प्रस्तुत किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था मुझे शरीयत का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं एक सच्चा मुसलमान हूं, मेरे कहने पे सारे मुसलमान एक साथ काम करते हैं, मेरे मना करने पे एक साथ काम करना बंद कर देते हैं। मुझे शरीयत का ज्ञान नहीं है, मैं एक निरक्षर शासक हूं। क्लियर? इसीलिए राजत्व सिद्धांत जो अलाउद्दीन खिलजी का जिसने प्रस्तुत किया वो थे अमीर खुसरो। और किस पुस्तक में राजत्व सिद्धांत प्रस्तुत किया है? खजाइनुल फुतूह में। खजाइनुल फुतूह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं। आपको ये हम पढ़ा चुके हैं, पहले वीडियो में बताया जा चुका है कि 1303 में चित्तौड़गढ़ का किला अलाउद्दीन खिलजी जीतते हैं। चित्तौड़गढ़ का जब अभियान करते हैं तो खिजराबाद बाद में उसका नाम रख दिया जाता है। ये अपने लड़के खिजर खां जो होता है उसके नाम पर खिजराबाद नाम रख देते हैं उस चित्तौड़गढ़ के किले को। आपको पता है एक चित्तौड़गढ़ का जो किला था, राणा रतन सिंह थे जो पद्मावती को अलाउद्दीन खिलजी हासिल करना चाहते थे, बट उन्होंने जौहर कर लिया था, हासिल नहीं कर पाए थे। तो वहीं राणा रतन सिंह के 2 सेनापति थे, एक का नाम था गोरा और एक का नाम था बादल। वो बहुत वीर पुरुष थे, वीर सेनापति थे और इसी चित्तौड़गढ़ के अभियान में गोरा और बादल दोनों मारे गए थे। बाद में जहांगीर के समय सन 1622 में एक जटमल कवि आते हैं, वो गोरा और बादल की कथा का उल्लेख करते हैं। तब लोग जानते हैं कि गोरा और बादल नामक 2 सेनापति कितने बहादुर थे। आगे हम लोग देखते हैं। तो खिजराबाद इसका नाम रख दिया जाता है चित्तौड़गढ़ का। खिजराबाद जो खिजर खां अलाउद्दीन खिलजी का लड़का था और दक्षिण भारत के अभियान के दौरान प्रताप रुद्रदेव के साथ दक्षिण भारत के अभियान के दौरान एक पुस्तक लिखी गई थी, आशिका पुस्तक लिखी थी अमीर खुसरो ने। और इसी पुस्तक में चित्तौड़गढ़ के किले का उल्लेख किया गया है और
खिज्र खां और देवल देवी के प्रेम प्रसंग का भी वर्णन किया गया है। आशिका पुस्तक अमीर खुसरो ने लिखी थी। इतनी बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ, जैसा फ्रांस का लुई 14वां कहता था कि मैं राज्य हूँ, लुई 14वां फ्रांस का कहता था, उसी बेस पे अलाउद्दीन खिलजी भी कहा करते थे मैं ही राज्य हूँ। ये अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ऊपर मानते थे सबसे। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा बनवाया, सीरी का किला बनवाया और 1000 खंभा महल का निर्माण करवाया था। दिल्ली में एक इस्लामिक मस्जिद का भी निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने आपको बताए और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। आप हमारी ये वीडियो और इसके पहले वाली वीडियो दोनों देखिए तो खिलजी वंश आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग आगे देखते हैं एक दो क्वेश्चंस। अलाउद्दीन खिलजी का आगे एक शासक होता है मुबारक शाह खिलजी। इसने कहा कि हम अपने आप को खलीफा से मुक्त करते हैं, मैं किसी खलीफा को नहीं मानता हूं। इसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। मुबारक शाह खिलजी खलीफा की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का पहला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने खलीफा की उपाधि धारण करी थी। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत करी थी, उस बाजार नियंत्रण प्रणाली को मुबारक शाह खिलजी ने समाप्त कर दिया। क्लियर? मुबारक शाह खिलजी ने समाप्त कर दिया। मुबारक शाह खिलजी की एक नीति थी क्षमा करो और भूल जाओ। मतलब इनके साम्राज्य में कोई कुछ करे उसको क्षमा करो और भूल जाओ। बहुत बेवकूफ शासक माना जाता है। कहते हैं कि ये जनाने कपड़े पहन के राज दरबार में आ जाता था, तो इसको मूर्ख बादशाह भी कहा जाता था। तो ज्यादा दिन तक इनका शासनकाल नहीं चल सका मुबारक शाह खिलजी का, लेकिन इसने एक राजस्थान के भरतपुर में एक ऊखा मस्जिद का निर्माण कराया था। किसने? मुबारक शाह खिलजी ने राजस्थान के भरतपुर में ऊखा मस्जिद का निर्माण कराया था। इसकी पॉलिसी थी क्षमा करो और भूल जाओ। मुबारक शाह खिलजी के कहने पर अमीर खुसरो ने नूह सिपेहर नामक एक ग्रंथ की रचना करी थी। नूह सिपेहर का मतलब 9 तारे। 9 तारे का मतलब ये कि 9 शासकों का उल्लेख किया गया, उनकी तारीफें करी गई इसमें। इसके मुबारक शाह खिलजी के कहने पे नूह सिपेहर की रचना अमीर खुसरो ने करी थी। तो मुबारक शाह खिलजी इतना ज्यादा खुश हो गए तो अपनी इस खुशी में अमीर खुसरो को हाथी के बराबर सोना दान कर दिया। इतना ज्यादा खुश हो गए इस पुस्तक को लेकर के। इसके बाद आगे देखते हैं कि नासिरुद्दीन खुसरो शाह इसके बाद दिल्ली सल्तनत पे बैठने वाला कोई वहां का शासक नहीं रह गया। तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह एक हिंदू से मुसलमान बना था। हिंदू से तुरंत परिवर्तित हो गया मुसलमान में और ये दिल्ली की गद्दी पे बैठने की कोशिश करी नासिरुद्दीन खुसरो शाह। तो वहां की जनता ने कहा कि इस्लाम खतरे में है। इसने अपने आप को कहा मैं इस्लाम का पैगंबर हूं। तो वहां की जनता ने कहा इस्लाम खतरे में है। ऐसे इसने नारे लगाए गए, इसके विरुद्ध नारे लगाए गए। फिर क्या होता है, वहां एक दीपालपुर के एक मलिक होते हैं, मलिक गयासुद्दीन, वो इसकी हत्या कर देते हैं नासिरुद्दीन खुसरो शाह को। और वहां मलिक जो होते हैं, मलिक गयासुद्दीन, इसको खत्म करके फिर क्या करते हैं, एक नए तुगलक वंश की स्थापना करते हैं। तो आगे के वीडियो में हम लोग तुगलक वंश का अध्ययन करेंगे और आप लोग शुरुआत से वीडियो देखिए, शुरुआत से अंत तक देखिए। आपको हर वीडियोज में आपको कोई एक नई सी चीज जरूर सीखने को मिलेगी जो आपके परीक्षा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी रहेगी। तो आप वीडियो देखते रहिए और कमेंट करते रहिए और बताइए कि हमारी जानकारी आप लोगों को कैसे लगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।